और वर्टिकल के साथ कहता था ये। ठीक है, मंडे से डबल क्लास होगी, पता है ना, ताकि आपका ए ग्रेड पक्का आ जाए। ये पेंसिल सीखनी पड़ेगी। हाँ हाँ इस हाँ आपने यूं लिख दिया था ना हाँ ऊपर, हाँ 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 मैं हाँ इसमें हाँ। कंफर्म। जी बेटा, दूसरी क्लास शुरू करेंगे वो ऑनलाइन होगी, जो सेकंड क्लास शुरू करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन। अली भाई, डिफॉर्मेशन की जरा वर्कशीट ले लें, अगर कोई बच्चे के पास ना हो तो उसको दे दें। मैं आपको देता हूँ। जी बेटा, वर्कशीट्स तुम्हारे लिए, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें देता हूँ, एक सेकंड। कल से मैं तुम्हारे लिए कस्टम मेड लेके आऊंगा, आज मेरे पास एक है, वो तुम्हें देते हैं। तो वही वाली करके दे दो ना, फिर जब वो कर लो तो अली भाई के पास मैं एक और भी रखवा देता हूँ। ये हादी को देनी है, ये जो हादी है बाद में दे दीजिएगा, मैं आपको डिफॉर्मेशन वाली, पहले मैं आपको डिफॉर्मेशन वाली दे दूँ। इस तरह नहीं होता, ये डिफॉर्मेशन की सारी हो गई। कोई नया बच्चा है तो उसको दे दीजिएगा, ग्रुप में लिंक पोस्ट कर दें। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ बेटा, बेटा थोड़ा सा वेट कर लो। ओके। अली भाई आई थिंक आपने पोस्ट कर दिए है ना, चलिए। बच्चों 1 सेकेंड। अली भाई आप ना पार्टिसिपेंट्स वाला वो खोल के रखें, अगर कोई बच्चा हैंड रेज किए बगैर बोलता है तो उसको फट से निकाल दें। ठीक है, वेट नहीं करना। कोई बच्चा अगर हैंड रेज किए बगैर बोलता है तो आप निकाल देंगे। बच्चों, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलने से पहले आपने हैंड रेज करना है। अच्छा, हमने शुरू किया डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन का वर्क बुक मैं आपको दे चुका हूं, और आपके ग्रुप में मैंने आईजीसीएसई के कुछ टॉपिकल्स भेजे थे, मिल गए थे बच्चों। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जीसीएसई और आईजीसीएसई दोनों के टॉपिकल्स मिलेंगे। तो जब भी कोई टॉपिक खत्म होगा फिर उसके टॉपिकल आपने बैठ के करने हैं। आपने मुझे कहा था कि आईजी के टॉपिकल देने, आपको मिल गए थे ग्रुप में। अब जो भी टॉपिक होगा ना उसके टॉपिकल मैं फौरन ही भेज दिया करूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, लेकिन सेंटेंस लिखना रह गया था। ठीक है, तो सेंटेंस मैंने कहा था मैं खुद लिखवाऊंगा, और अच्छे वाला लिखवाऊंगा। अच्छा, टेबल को जरा देखो, रेशो की बात करनी है। बेटा टेबल में रेशो को जरा ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कि रेशो 50 कब तक है। हाँ जी बच्चों, अप टू विच पॉइंट द रेशो रिमेन्स 50, ऑब्जर्व करो और बताओ। 70 न्यूटन तक, बेटा 70 न्यूटन तक रेशो क्या है, 50। उसके बाद फिर रेशो चेंज हो गया और 40 हो गया। तो मैं अब आपको सेंटेंस लिखवाता हूं, आप लिखते जाएं। सेंटेंस आपने ये लिखना है, मेरे साथ लिखते जाओ। लिखो कि अप टू 70 न्यूटन, up to 70 Newton, the ratio is dash and dash। बेटा 70 न्यूटन तक रेशियो चेंज हुआ है या सेम है? सेम है ना। ये चेयर अगर चाहिए हो तो बाद में ले लीजिएगा, लेकिन आई थिंक वहां पे है शायद, उसके लिखने वाली जगह है बाजू। चलें। अच्छा, अप टू 70 न्यूटन द रेशियो इज 50, एंड इट इज चेंजिंग या एंड इट इज कांस्टेंट। बच्चों, चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो अप टू 70 न्यूटन द रेशियो इज 50 एंड इट इज कांस्टेंट। तनशीद ठीक है? मुहिब? अच्छा,
between 70 न्यूटन एंड 80 न्यूटन। आप मुझे बताएं 70 से 80 हमारे पास कोई वैल्यू है या नहीं है? 70 से लेके 80 तक मुझे तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, बिटवीन 70 एंड 80 द रेशो इज अनप्रेडिक्टेबल। अली भाई अगर पॉसिबल हो तो जब आप ऑफिस में कभी जाएं इनके पेरेंट्स के नंबर ले लें, उसका एक वो लिस्ट बनाएं, और जो बच्चे फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होते हैं उनके पेरेंट्स के ग्रुप में मैसेज करें। आप ऑफिस में पहला स्टेप क्या करना है, सबके पेरेंट्स के नंबर लेने हैं। सेकंड स्टेप क्या करना है, ग्रुप बना देना है। थर्ड स्टेप ये करना है कि जो बच्चा फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होता है 3 दिन तक, उसका फिर मैसेज करना है। अच्छा, ये ना हो कि घर से बच्चा पढ़ने आ रहा है और यहां पे। अच्छा, बिटवीन 70 एंड 80 न्यूटन द रेशो इज अनप्रेडिक्टेबल। क्यों है अनप्रेडिक्टेबल बताओ बेटा? उस रेंज में रेशो इज अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि वैल्यू ही कोई नहीं है। ठीक है, आफ्टर 80 न्यूटन रेशो सेम है या चेंज हो गया है? आफ्टर 80 न्यूटन रेशो इज चेंज्ड। ये वेक्टर वाली वर्कशीट मुस्तफा को दे दें, वो करके देगा, बल्कि मुस्तफा मुझसे आके ले लो, ये तुमने मुझे आज के दिन में करके देनी है। प्राचा साहब ये हमारा हो गया। प्राचा टेबल को देख के बताते जाओ, रेशो कांस्टेंट कहां तक है? 20 से लेके 70 तक। 0 से 70 भी कह सकते हैं, बिकॉज 0 के बाद जो है 0 को इग्नोर करते हैं ना, या यूं कह लें कि अप टू 70 न्यूटन द रेशो इज। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे ने किसी ने अगर सवाल पूछना है तो आपने पहले हैंड रेज करना है। अगर आपने फट से सवाल पूछा तो आपको ग्रुप से निकाल देंगे, बिकॉज पहले आप हैंड रेज करेंगे फिर आप सवाल पूछेंगे। अच्छा, अप टू 70 रेशो इज कांस्टेंट, 70 टू 80 अनप्रेडिक्टेबल, 80 के बाद इट इज चेंजिंग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ए पार्ट। टेबल जल्दी से कंप्लीट करो, ए पार्ट का टेबल फटाफट फिल करो। आपको फोर्स गिवन है, एक्सटेंडेड लेंथ गिवन है, एक्सटेंशन लिखनी है और फोर्स और एक्सटेंशन का रेशो लिखना है। मन्हा बेटा अपना सवाल पूछें। Sir, what do you mean by unpredictable? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि इट कैन बी 50, इट कैन बी 40, इट कैन बी एनीथिंग, बट वी हैव नो डाटा। 70 से लेके 80 के दरमियान हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। देखें 70 तक ये कांस्टेंट था या नहीं था, आप बताएं। 50 Yes. 50 50 50 बताएं, 70 और 80 के बीच में कोई वैल्यू है हमारे पास? नहीं है ना। 70 से लेके 80 तक हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, और 80 के बाद 40 तो आ गया, उसके बाद अब क्या होगा वी हैव नो आइडिया। ठीक है, ये कहानी है। अच्छा बच्चों, अब जरा आ जाओ नीचे, और नीचे हमने कौन सा क्वेश्चन, हरीम अपना क्वेश्चन पूछें। सर हमें ये 50 का कैसे पता चला? डिवाइड करके, ये देखें 20 को डिवाइड किया, ये 24 हो गई 0.4 से। 40 को डिवाइड किया 0.8 से। आपने फोर्स को एक्सटेंशन से डिवाइड करना है। फोर्स की वैल्यूज गिवन है ना आपको, ये देखें हरीम, ये देखो ना, ये वैल्यूज आपको गिवन है। इन फोर्स की वैल्यूज को एक्सटेंशन की वैल्यू से डिवाइड कर दो ना। जब आप डिवाइड करोगी तो आपको 50 मिल जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो सबसे पहले स्टेप में तो आपने ये टेबल फिल करना है। मुझे बताएं ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? 20। अगर ना भी गिवन हो तो हमें पता चल जाएगा, कैसे? हाँ, क्योंकि जहां पे 0 फोर्स होती है वो क्या होती है? ओरिजिनल लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ का हमारा सिंबल होता है एल नॉट। क्या सिंबल होता है बेटा? एल नॉट। तो ये 20 तो एक तरह से एल नॉट हो गया। अब 20.5 में से अगर हम 20 निकालते हैं, बताओ कितना आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। 21 में से 20 निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 1.0 सेंटीमीटर। 21.25 में से 20 निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 1.25 सेंटीमीटर। 21.75 में से 20 निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 1.75 सेंटीमीटर। 22 में से 20 निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा हुआ क्या है? फोर्स और एक्सटेंशन का रेशो। हरीम, अब अगली रो में आपने फोर्स और एक्सटेंशन को डिवाइड करना है, और
जीरो वाली जगह पे वैल्यू नहीं लिखनी होती, जीरो वाली जगह पे बस ब्लैंक लिखा हुआ है, ब्लैंक के छोड़ दो। अब ये देखें 10 और 0.5 क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 20 और 1 क्या आ जाएगा, 20 और 1, तो ये 20 और क्या हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर। 25 और 1.25 क्या बन जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 1.25, क्या आंसर आ गया, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 35 1.75 क्या आ गया, कितना, 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब रेशो थ्रू आउट सेम जा रहा है। यहां पे आई थिंक चेंज हो गया है, 45 ओवर 2 कितना आ गया, 5 और न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि किस फोर्स तक रेशो कांस्टेंट है, तो आप क्या कहेंगे, अप टू 35। चेंज कहां पे हुआ है, रॉन्ग, रॉन्ग, 45 पे चेंज नहीं हुआ, 35 पे भी चेंज नहीं हुआ। हम ये बता ही नहीं सकते, मैं उसकी वजह बताता हूं। देखो 35, आप इसको यूं सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आप मेरे छोटे भाई थे, या आप मेरे कुछ जानने वाले थे। आपने मुझे 30 ईयर्स तक देखा, बेटा सामने देखो, आपने 30 ईयर्स तक मुझे देखा, मेरे पूरे बाल थे। फिर आप 35 ईयर्स में मुझे मिले और मैं गंजा हो गया था। अब मैं गंजा कब हुआ, आप बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, 30 साल तक हम साथ थे, 30 से 30 से 35 तक हम मिले ही नहीं है। 35 के बाद, अब देखो 30 से पहले मेरे बाल थे, 35 के बाद मैं गंज हो गया था, 30 और 35 के बीच में यू हैव नो आइडिया। यही बात है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ ना। देखो 35 तक रेशो इज कांस्टेंट, बेटा सामने 35 तक रेशो इज कांस्टेंट, 45 के बाद रेशो चेंज हो गया है। अब 35 और 45 के बीच में कहां पे चेंज हुआ, कैन वी टेल, समझ आ गई बात। हमें यह पता है कि 35 तक कांस्टेंट है, हमें यह पता है कि 45 के बाद डिफरेंट हो गया है, हमें यह नहीं पता कि एग्जैक्टली चेंज कहां पे हुआ था। क्लियर ये बात। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, पूछा हुआ क्या है, लुक एट योर कंप्लीटेड टेबल एंड स्टेट द लोड अप टू विच द रेशो रिमेन सेम। वो कहता है किस लोड तक रेशो सेम रहता है, अप टू 35 न्यूटन, हो सकता है इसके बाद भी सेम रहा हो, लेकिन हम सर्टेन नहीं है, तो जहां तक सर्टेन है सिर्फ वो लिखेंगे, द रेशो इज कांस्टेंट या सेम। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, एट वन लोड इन ए द रेशो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्टेट दैट लोड एंड इट्स रेशो, suggest in one sentence what this tells you about the wire। वो कहता है एक जगह पे वैल्यू चेंज हो गई है, कहां पे चेंज हुई है वैल्यू, हसन तुमने कुछ पूछना है, इसको रिमूव कर दे, बिकॉज बेटा हैंड रेस करके आपने कुछ पूछना है, हैंड रेस किए बगैर नहीं पूछना। अली भाई अभी रिमूव ना करें बेटा, कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा पहले आपने हैंड रेस करना है, ऐसे पूछोगे तो आपको निकाल देंगे क्लास से। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, एट 45 न्यूटन, एट 45 न्यूटन द रेशो, कितना है रेशो बच्चों बताओ, 22.5 ना, द रेशो 22.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज डिफरेंट या सेम। बेटा आप ओ लेवल में है ना, तो आ जाएं, आगे आ जाएं, अली भाई इनको कहीं बिठा दें। अच्छा, द रेशो 22.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज सेम या डिफरेंट, इज डिफरेंट। ये बात आपको वायर के मुतालिक क्या बता रही है, ये बात ये बता रही है कि वायर का बिहेवियर चेंज हो गया है। 35 तक सेम बिहेवियर था, 45 पे जाके बिहेवियर क्या हो गया है, चेंज हो गया। इट शोज वायर जो है या तो वो पक्की एक्सटेंड हो गई थी, कुछ ना कुछ हो गया था, बिहेवियर का चेंज हुआ है। इट शोज अ चेंज ऑफ behavior of the wire, it shows a change of behavior of the wire। इसके कुछ और आंसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है। उसने क्वेश्चन को ओपन छोड़ा हुआ है ना, सजेस्ट का मतलब होता है जो भी आपको समझ आ रही है, सजेस्ट एक ओपन क्वेश्चन होता है, सजेस्ट में आप मल्टीपल आंसर लिख सकते हैं। बेटा बात सुनो,
ये पीछे से रिलेटेड है, ये लिखने का कोई फायदा नहीं है, पता है क्यों? ये टेबल होगी तो आंसर होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वाला बाद में कर लेना। अच्छा जी, अब जरा आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सही डेफिनेशन बताए तो मैं उसको मैकडॉनल्ड्स खिलाऊंगा, बर्गर अभी के अभी। अच्छा ठीक है, पहले A2 वाले बच्चे की बेइज्जती कर लें। हादी स्टैंड अप, नहीं स्टैंड अप, खड़े होके बताना है, चलो। Sir, direct proportional means कि एक चीज क्वेश्चन के दौरान one thing is constant. Basically वो ग्राफ जो आप बनाते हो it is straight line graph most of the time. ठीक है, लेकिन Constant होता है. लेकिन आपने सही डेफिनेशन नहीं बताई, सही. कसम से सही नहीं है, कसम से सही नहीं है, Sir, ये मैं कसम खा रहा हूं सही नहीं है, एक चीज मिस कर रहे हो। एक चीज है कि relative to something. नहीं 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 नहीं, Sir, बताओ। the values on the graph on both x and y axis are always same. If Sir, बताओ। सर अगर एक चीज चाहिए होगी तो भी दे दो। नहीं, तुम्हारा बिल्कुल गलत है, बाकियों का थोड़ा कम गलत है, तुम्हारा ज्यादा गलत है। हादी का फिर भी ठीक था, बताएं। नहीं नहीं, अभी इनका नंबर है। हाँ, इसको कहते हैं चेंजिंग इन सेम रेशो, सही हो गया। अगला पॉइंट, और अगर वो एक से आधी हो रही है फिर उनसे डिवाइड हो रही है तो अगली वही नहीं एक पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं। अब हादी को पॉइंट याद आ गया, हादी बताओ वो पॉइंट। Relationship with two quantities increases or decreases together in a constant rate. अच्छा, increases or decreases in constant rate and passes through the origin. Yes. If one becomes zero, ये मिस किया है, if one becomes zero the other will also become zero। अच्छा, अब direct proportion को डिफाइन कैसे करेंगे? Two quantities with change in the same ratio, change में increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है। Two quantities with change in the same ratio and they become zero simultaneously। Repeat करूं? Two quantities with change in the same ratio and they become zero simultaneously। हाजरा बेटा आपने जीरो वाला पॉइंट मिस किया था, हादी भाई आपने जीरो वाला मिस किया था। अच्छा अब ये पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन मिल के पढ़ते हैं। टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, y is proportional to x when they both obey these rules। पहला रूल, if one is zero the other is zero। समझ आ गई बात? पहली बात करनी है जीरो जीरो की, एक जीरो होगा दूसरा भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नीचे, they increase or decrease in the same ratio so dividing one by the other always gives the same constant value। बात समझ आ गई? तो मुझे अगर तुमसे पूछेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की दो चीजें बताओ, क्या बताओगे? if one is zero the other will also become zero, they increase or decrease in the same ratio। अच्छा बेटा आपकी गलती क्या थी, सामने देखो, आपने कहा कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा, आपने सेम रेशो की बात नहीं की। जैसे देखो, अगर एक डबल हो जाए और दूसरा 5 टाइम्स हो जाए तो क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे? सोच के बताओ। अली भाई पार्टिसिपेंट खोल के बैठते हैं। अच्छा बेटा बताओ जरा, अगर एक हो जाए डबल और दूसरा हो जाए 5 टाइम्स, दोनों बढ़ गए ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दे शुड चेंज इन दी सेम रेशो, दैट चेंज कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर ये बात? अच्छा अब आ जाए जी इधर। हाँ बताओ। ठीक है ठीक है। अच्छा इनमें से बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा है? ये दो ग्राफ बने हुए, कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कौन सा नहीं है? ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और ये वाला नहीं है। राइट वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों नहीं है, वजह बताओ। लिखो, लिख लो, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या तो आप कहेंगे ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा, या आप कहेंगे कि जब x जीरो हो गया तो y जीरो नहीं हुआ, दोनों को जीरो साथ होना है। तो नॉट डायरेक्टली, अली भाई ये निकालें इसको, अली भाई एक्टिव रहना है। कोई बच्चा हैंड रेस किए बगैर अगर बोलता है तो आपने क्या पूछा है ये नहीं देखना, फट से निकाल देना है। बच्चों सवाल पूछना है तो पहले हैंड रेस करो। नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंस, अच्छा बच्चों 1 सेकेंड, क्योंकि सारे बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं तो आपने अगर सवाल पूछना है तो पहले आप ग्रुप में मैसेज करें, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, अपना नाम लिखो फिर सवाल पूछो। अली भाई ग्रुप में अगर मैसेज आता है तो वो बच्चा सवाल पूछा होगा, अदरवाइज कोई रैंडम बच्चा होगा। पहले आपने ग्रुप में मैसेज करना है, हैंड रेज करना है, ग्रुप में मैसेज करना है, फिर सवाल पूछना है। अच्छा, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंस द ग्राफ
अली भाई साथ वाले कमरे में जो भी बच्चे हैं, इनको निकाल दें और थोड़ा सा डांटना है टीचर की तरह। आपने सही ना भारी आवाज में इनको डांटना। नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंस द ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ बताओ। यस इट हैज टू, इफ इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इट हैज टू पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। अच्छा बच्चों अब आ जाओ। हाँ बताओ। ओरिजिन होता है जहां पे एक जीरो दूसरा जीरो, इसको ओरिजिन कहते हैं। लिखो ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। बेटा ये कॉर्नर होता है ना, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पे बच्चों, क्या पॉइंट होता है ओरिजिन? जहां पे एक्स और वाई दोनों क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। तो मुझे ओरिजिन क्या होता है? जहां पे एक्स भी जीरो तो फिर वाई भी जीरो। ठीक है। अब वाई द टू रूल्स मैटर, जल्दी से पढ़ लो। अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन इज नॉट इनफ। फर्क में स्ट्रेट लाइन है भी तो इनफ नहीं है। अ लाइन कैन बी स्ट्रेट बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन दे विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ओरिजिन से पास करना इज कंपल्सरी। ठीक हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज की मान है, आपने इनको डिवाइड करके बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। शाबाश बताओ। अच्छा कभी भी आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक करना है, क्या करोगे? वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे। अगर आपको टेबल गिवन है, अगर आपको टेबल गिवन है और आपने करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, तो वैल्यूज को डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करके सेम आंसर आएगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आंसर चेंज हो गया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। कोई भी एक वैल्यू चेंज हो गई तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अ स्टूडेंट सजेस्ट दैट, एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यूज द वैल्यूज इन द टेबल टू टेस्ट द सजेशन, कंप्लीट द रेशो एंड डिसाइड। आपने रेशो फाइंड करना है। बताओ जी 10/20 कितना आता है? अब्बासी साहब 10/20 0.5, 20/40 0.5, 25/50 0.5, 0.5, 0.5। अच्छा जहां पे मैं लिखूंगा ना कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसकी मैं दो रीजंस लिखूंगा। आहद अली भाई, आहद ने कुछ बोलना है। आहद बोलो। सर आहद तुम्हारा माइक। ये जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं ग्राफ में बना दूं तो ये मैं उन दोनों का ग्रेडियंट ग्रेडियंट होगा, निकाल रहा हूँ। ग्रेडियंट होगा जी जी। जो आप डिवाइड ठीक करते है, हैं वो स्लोप होती है। हाँ ठीक है सर। वैल्यूज। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने उल्टा डिवाइड कर दिया। 20/10 कितना आ गया? 2। 40/20 2, 2, 2, 2। अच्छा अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, क्या लिखेंगे? इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिंस डैश। जब भी आपसे टेबल देके पूछेंगे ना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, एटीपी में लाजमी पूछते हैं। ये क्वेश्चन एटीपी में पक्का आता है, थ्योरी पेपर में ना भी है तो एटीपी में तो पक्का आएगा। तो आपने इसी तरह करना है। इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिंस डैश इज कांस्टेंट एंड डैश। मुझे भी ये फिल करो ब्लैंक्स। सिंस नहीं, सिंस कांस्टेंट क्या है? सिंस रेशो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, टेम्परेचर ओवर प्रेशर या प्रेशर ओवर टेम्परेचर। आप y/x भी कर सकते हैं, x/y भी कर सकते हैं। मतलब रेशो आपने किस तरह डिवाइड करना है आपकी मर्जी। फर्ज करें कोई बच्चा अगर करे ना टेम्परेचर और प्रेशर, और कोई बच्चा करे प्रेशर और टेम्परेचर, तो रेशो किस तरह कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा सिंस द रेशो इज कांस्टेंट एंड व्हेन टेम्परेचर इज 0 प्रेशर ऑल्सो बिकम्स 0। बात समझ आ गई? तो टेबल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि एक तो रेशो कांस्टेंट है, दूसरा जब एक 0 हो रहा है तो दूसरा भी 0 हो रहा है। आहद आपने कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? बेटा आहद। नहीं सर, मैंने बस ये पूछा था कि जो डिवाइड कर रहे हैं ग्रेडियंट होता है या नहीं। ये ग्रेडियंट होता है।
अच्छा बच्चों, मैंने ग्रुप के अंदर वर्कशीट्स भेजी थी IGCSE डिफॉर्मेशन और सर्कुलर मोशन की, सबको मिल गई हैं? वीकेंड पे उसके वीडियो सोल्यूशन में भेज दूंगा। ये हमारा फोर्सेस का आखिरी टॉपिक है, मंडे से हमने मोमेंटम शुरू करना है। अच्छा, IG की वर्कशीट्स मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, GCSE की आज भेज दूंगा। ठीक हो गया? किस किस की? सर्कुलर मोशन और डिफॉर्मेशन की। और आपने कंप्लीट कब तक करनी होगी? मंडे तक। अच्छा, अब ऑनवर्ड्स GCSE की भी वर्कशीट मिलेगी, IG की अलग से मिलेगी। आपकी चॉइस होगी, दोनों कर लो या अपनी अपनी कर लो, वीडियो सोल्यूशन दोनों के होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3.2, a second table gives values of pressure and temperature as shown. Temperature, pressure is 2 for the loaded values. Explain why these values are not in direct proportion. वो कह रहे हैं सबका आंसर 2 है, लेकिन बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों नहीं है? लोडेड वैल्यूज का मतलब है कि जहां पे प्रेशर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पे जीरो नहीं है। तो क्या ख्याल है, क्या आंसर लिखना होगा? वो कह रहे वैल्यू तो 2 है हर जगह पे, बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों नहीं है? टेबल देख के बताओ जरा। लिखेंगे आंसर के कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे। सेकंड पार्ट में लिखेंगे कि नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे बेटा? नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कासिम सेंटेंस कंप्लीट करो। सिंस व्हेन प्रेशर Since when pressure is जीरो, then temp is not zero. टेम्परेचर इज नॉट जीरो। आपने डेटा को ऑब्जर्व करके डिसाइड करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। किसी को ये समझ ना आया हो? देखिए, रेशो तो हर जगह पे 2 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है बेटा? समझ आ गई बात? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब एक जीरो है तो दूसरा जीरो नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए दिस शुड बी जीरो साइमल्टेनियसली। कंफ्यूजन है? आ गई समझ? आ गई समझ। थर्ड पार्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। Sketch on the axis below one line that shows direct proportion and label it. One line that is straight but not direct proportion, label it. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। You know that कि किस तरह की लाइन बनानी है। वो कह रहे हैं कि 2 स्ट्रेट लाइंस बनाओ, YX YX, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो एक ना हो। आगे समझ? अगर मैं इसकी जगह यहां से बना लूं तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? देखें, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। मुहिब, तुम्हें अब समझ आ गई ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है जहां पे एक्स और वाई दोनों क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। राइट वाले को क्या लिखेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओरिजिन से नहीं जा रहा। मुहिब बताओ। कर सकते हैं, कर सकते हैं, जी जी कर सकते हैं। कासिम समझ आ गई? Yes. बेटा आप लोगों को लेफ्ट वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्योंकि स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, राइट वाला नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑल्दो इट्स अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट थ्रू द ओरिजिन। नीचे आ जाएं। नीचे कुछ कहानी सुनाई हुई है, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं अब। लोडिंग। लोडिंग का मतलब बताओ क्या होता है? लोडिंग का मतलब होता है खींचना। लोडिंग का क्या मतलब होता है? खींचना। किसी वायर को अगर आप पुल करते हैं तो उसको खींचना कहते हैं। खींचने का सबसे आसान मेथड क्या होता है? वेट हैंग कर दो। तो लोडिंग का मतलब होता है एडिंग, ऊपर लिख लो, एडिंग वेट्स टू पुल। किसी चीज को पुल करने के लिए अगर हम वेट्स ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं लोडिंग। रिपीट करूं या समझ आ गई? अब्बासी आ गई समझ? तो एडिंग वेट्स टू पुल इज कॉल्ड लोडिंग। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है? लोडिंग अ वायर एंड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है और वायर को लोड करना क्या होता है? पहले लोडिंग ऑफ अ वायर। एडिंग वेट्स टू अ वायर, केबल और रबर बैंड इज कॉल्ड लोडिंग इट। ठीक है, जब हम वेट ऐड करते हैं रबर बैंड पे, स्प्रिंग पे, किसी भी चीज पे, उसको हम कहते हैं लोडिंग। ठीक है, आगे क्या कहा हुआ है? सो दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड द वेट्स प्रोवाइड द स्ट्रेचिंग फोर्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन? वेट क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेचिंग फोर्स। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर हम आपस में बात करें, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट होता है जहां तक फोर्स और एक्सटेंशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसको हमने फिल करना है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द पॉइंट अप टू विच डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। पहले डैश पे क्या लिखना है?
अप टू विच लोड भी लिख सकते हैं, फोर्स भी लिख सकते हैं। अप टू विच द फोर्स, और फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है? और लोड। ठीक है, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द पॉइंट अप टू विच द फोर्स और द लोड is directly proportional to the original length, extended length या extension. Extension relation is with the extension, specifically with the extension. So अगर पेपर में आ जाए define limit of proportionality, तो आप क्या कहेंगे? It is the point up to which the force and extension will have a direct proportion. समझ आ गई बात? इसके बाद direct proportion नहीं होगा। अच्छा, अब up to the limit of proportionality, ये आई थिंक आपको पता होगा कि ये साइन किस चीज का है? ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं। सो डैश इज कांस्टेंट, यहां तक क्या कांस्टेंट होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। क्या मैं इसको रेशो ऑफ फोर्स टू एक्सटेंशन कह सकता हूं? तो अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फोर्स टू एक्सटेंशन रेशियो इज कांस्टेंट। प्राचा भाई कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? क्लियर यहां तक? दोबारा बताऊं या क्लियर? क्लियर, आगे चले जाओ। अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी F1 ओवर E1, F2 ओवर E2, F3 ओवर E3, ये सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि E1 इज एक्सटेंशन when force is F1। बात समझ आ गई? E2 क्या बता रहा है? E2 is extension when force is F2। अच्छा, ये जो मैंने रेशो वाला फॉर्मूला लिखा है, ये हर वक्त अप्लाई होगा या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से सिर्फ पहले पहले अप्लाई होगा? ये सिर्फ अप्लाई होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पहले पहले। ये देखो, F1 ओवर E1 किसके इक्वल हुआ? F2 ओवर E2 किसके इक्वल हुआ? F3 ओवर E3। और इट इज ओनली एप्लीकेबल बिफोर या अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये रेशो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के विद इन। जैद भाई कोई कंफ्यूजन? आगे समझ? आगे चले जाएं। हाँ प्राचा बताओ। हाँ लिख लो। हरीम अपना क्वेश्चन पूछें। सर ये समझ नहीं आई ये जो आपने F2 ओवर E2 लिखा हुआ है। मैं बता देता हूं। देखें, कभी भी अगर ऐसा हो ना कि हम कहते हैं, ये मैं बाद में मिटा दूंगा, A इज प्रोपोर्शनल टू B। अब A और B दो चीजें हैं और ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि अगर हम A को B पे डिवाइड करते हैं, A और B की जितनी मर्जी वैल्यू हो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहां तक बात को समझ लें। जब हम कहते हैं ना कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो हम ये कह रहे हैं कि A और B की किसी भी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा? हर वक्त सेम होगा। इसका मतलब ये है कि जब A था A1 और B था B1, फिर हमने A को चेंज कर दिया, फर्ज करें A हो गया A2, B हो गया उस वक्त B2, तो इसकी जो नई वैल्यूज होंगी, पुरानी वैल्यूज और नई वैल्यूज का रेशो सेम होगा। फर्ज करें आपने A को फिर से चेंज किया, A की एक नई वैल्यू हो गई A3, B की नई वैल्यू हो गई B3, तो A और B को चेंज करने से रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा। हरीम, अब थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? जी सर। जहां पे होता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वहां पे वैल्यूज इस तरह से होती हैं कि रेशो क्या रहता है? सेम रहता है। मैं आपको यूं भी बता सकता हूं। देखें, फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि फोर्स और एक्सटेंशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो लेट्स सपोज फोर्स थी 4 न्यूटन और एक्सटेंशन थी 2 सेंटीमीटर। आपने फोर्स को कर दिया 8 न्यूटन, तो एक्सटेंशन फिर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। देखें रेशो सेम आ रहा है? बताएं जरा। फोर्स को कर दिया 16 न्यूटन, तो एक्सटेंशन हो जाएगी फिर 8 सेंटीमीटर। हर जगह पे क्या रेशो आ रहा है? 2। अब ये जो है ना 4 ओवर 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1 ओवर E1 को। ये जो है 8 ओवर 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है F2 ओवर सर ये जो, बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, ये जो है 16 ओवर 8, ये रिप्रेजेंट कर रहा है F3 ओवर E3 को।
लेकिन ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जहां तक रेशो कांस्टेंट होगा, जहां तक प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई होगी। ये निकाल दें सर इसको, बच्चे को, सर इसको बच्चे को निकाल दें। हाँ हरीम, आपको समझ आ गई बच्चों? आपको क्लियर है जी ये सर। बात? जहां तक फोर्स और एक्सटेंशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, रेशो ऑफ वैल्यूज विल रिमेन कांस्टेंट। आप डिवाइड करेंगे हमेशा सेम आंसर आएगा। टेबल आपको गिवन है, फिल करो बेटा, ये टेबल आपने खुद फिल करनी है। अब की बार 0 न्यूटन वाली जगह भी छोड़ी हुई है। हरीम, ये टेबल फिल करने की कोशिश करो। और हरीम, आपने जो क्वेश्चन पूछा था आपको आ गया समझ अच्छी तरह से? जी सर आ गया। मुझे बताएं एक बार, क्या समझ आ गया कि अगर दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, तो अगर हम उनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो किसी भी वैल्यूज का जब रेशो लेंगे आंसर सेम आएगा। समझ आ गई बात ना? अब ये टेबल फिल करें। रानिया बेटा, ये टेबल फिल करें, शाबाश। फेल हो जाए तो हैंड रेज करना है। हो गया? अच्छा अब देखो, 0 न्यूटन के ऊपर आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए एक्सटेंशन? तनशीद तुम बताओ, तनशीद, 0 न्यूटन के ऊपर एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सटेंशन क्यों होगी? बेटा 0 न्यूटन पे कोई एक्सटेंशन नहीं होगी क्योंकि फोर्स ही नहीं है। अब मुझे बताओ ओरिजिनल लेंथ कितना है वायर की? ओरिजिनल लेंथ इज 12। प्राचा भाई, कैसे पता चला कि ओरिजिनल लेंथ 12 होगी? क्योंकि जब कोई फोर्स नहीं होगी तो द लेंथ इज द ओरिजिनल लेंथ। उमर, जब कोई फोर्स नहीं होगी तो लेंथ क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ। अब हर वैल्यू में से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 माइनस 12, 14 माइनस 12, 14.5 माइनस 12, इस तरह 12 हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते गए। जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 2। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ है। बेटा एक्सटेंशन होती है एक्सटेंडेड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। लेकिन हर पार्ट में चेंज होती है। नहीं हो रही चेंज, ओरिजिनल लेंथ 12 रहेगी। वो जो चेंज हो रही है वो एक्सटेंडेड लेंथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस लेंथ, बात सुनो, मैं प्रीवियस लेंथ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ओरिजिनल लेंथ। आपसे ओवरऑल एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, उस स्टेप का नहीं पूछ रहे। फर्ज करें अगर आप प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वो वाला स्टेप मिलेगा। आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि ओवरऑल एक्सटेंशन कितना है। वायर की जो शुरू वाली लेंथ है वो है 12, तो हर वैल्यू में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 को। यू हैव टू टेल द ओवरऑल एक्सटेंशन। तो समझ आ गई बात? 13 में से 12 निकाला कितना आ जाएगा? 1। 14 में से 12 निकाला कितना आ जाएगा? 14.5 में से 12 निकाला, 14.75 में से 12 निकाला 75। अच्छा, 15 में से 12 निकाला 3, 15.3 में से 12 निकाला। अच्छा, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं रेशो ना फाइंड करूं तो मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बता सकता हूं या नहीं बता सकता? अगर मैं रेशो फाइंड ना करूं, रेशो फाइंड किए बगैर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बता सकते हैं या नहीं बता सकते? आई थिंक नो, आई थिंक नो। बेटा कैसे बताएंगे? बात सुनो, रेशो में तो पता चल जाएगा ना कि कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं अभी जो टेबल लिखा हुआ है, इस टेबल में जो कुछ है इससे बता सकते हैं या नहीं बता सकते? सो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड करने के लिए यू हैव टू फाइंड द रेशो। कौन सा रेशो? फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। और ये रेशो आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बताएगा? तनशीद बताओ, ये रेशो आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बताएगा? जहां तक ये रेशो सेम होगा, जहां तक ये रेशो सेम होगा वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के विद इन होगा। जहां पे ये रेशो चेंज हो जाएगा वहां पे हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आउटसाइड चले जाएंगे। अच्छा, अब बताते जाओ, 20/1 कितना आ गया? 20/1, 20/1 आ गया 20, और यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर सेंटीमीटर। 40/2 कितना आ गया? 20, और यूनिट सेंटीमीटर। 50/2.5 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 55/2.75 कितना? 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 75/3 25, 75 के बाद चेंज हो गया है। 95/3.3 28.8, अच्छा, न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो बच्चा मुझे बता दे कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस फोर्स पे है, उसको मैं मैकडॉनल्ड्स खिलाऊंगा।
1 by 1 बताओ कितने पे 20 से Limit of मैं पूछ रहा हूं टेल द वैल्यू ऑफ फोर्स एट विच वी हैव लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू बताओ ना जैद तुम बताओ 55 से 75 के विद इन मैकडॉनल्ड्स हो गया तुम्हारा क्लास के बाद खा के जाना अच्छा जी अब इसका आंसर लिखो अच्छा आपने सारे पार्ट्स के आंसर नहीं लिखने सबसे पहले आपने डी पार्ट का आंसर लिखना है डी पार्ट रीड करो बेटा डी पार्ट रीड करो बच्चों डी पार्ट है between which two forces does the limit of proportionality lie explain your choice using the ratio rule वो कह रहे हैं किन किन दो फोर्सेस के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं इट्स बिटवीन 55 एंड 75 मुहिब हम एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं बता सकते मुहिब एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं बता सकते क्योंकि 55 और 75 के इन बिटवीन वी हैव नो डाटा बेटा 55 से 75 तो कुछ भी नहीं है ना 55 तक कांस्टेंट 75 के बाद कांस्टेंट नहीं है 55 और 75 के बीच में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है क्यों नहीं बता सकते क्योंकि 55 और 75 के बीच में कोई टेबल कोई डाटा कुछ भी नहीं है अच्छा अब इसका लिखो आंसर लिखो बिटवीन 55 एंड 75 न्यूटन ठीक है अच्छा अब पहले आप एफ पार्ट का जरा आंसर करो एफ पार्ट का जिसने आंसर कर लिया वो सबसे जीनियस बच्चा यार रुक जाया करो ना चलो अभी अभी बाकियों को सोचने दो मेथड भी बताना है एफ पार्ट का जिसका आंसर हो जाए हैंड रेज करना है जैद अब्बासी को चीट नहीं करना कॉपी नहीं करना अपना अपना आंसर जैद तुम आंसर रोक के बताया करो चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं बता दे जो बोर्ड पे देखो एक ब्रेक का वेट 20 न्यूटन क्यों नहीं हो सकता जिसको आंसर आता है हैंड रेज करो एक ब्रेक का वेट 20 न्यूटन क्यों नहीं हो सकता ये हमने ब्रेक्स ऐड किए हैं क्वेश्चन ये है कि अच्छा ब्रेक्स को हम तोड़ नहीं सकते हमने ब्रेक्स ऐड किए एक ब्रेक का वेट 20 न्यूटन क्यों नहीं हो सकता कासिम बताओ because the way the force applied sometimes increases by less. बेटा देखो फोर्स के जो स्टेप्स हैं वो ऑब्जर्व करो पहली बार आपने कितना ऐड किया है इस तरह करते जाओ पहली बार आपने ऐड किया 20 बताओ अगली बार कितना ऐड हुआ है 20 अगली बार 10 अगर ब्रेक का वेट होगा 20 न्यूटन तो 10 न्यूटन है पॉसिबल ब्रेक का जो वेट है अगर वो आप कर लेते हैं 20 न्यूटन तो 10 न्यूटन ऐड करना इज नॉट पॉसिबल आप 2 ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं आप 3 ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं आप ब्रेक को तोड़ नहीं सकते सो यू आर एडिंग कंप्लीट ब्रेक्स तो 20 20 फिर 10 तो अगर 20 न्यूटन होगा तो 10 न्यूटन कैन नॉट बी एडेड आपने 10 न्यूटन भी ऐड किया है अच्छा अब 10 क्यों नहीं हो सकता 50 से 55 कितना होगा ये बताओ जरा 5 न्यूटन So then अच्छा अगर ब्रेक का वेट हम ले लेते हैं 10 न्यूटन फिर 5 पॉसिबल नहीं है अगली बार कितना हुआ है 5 अगली बार कितना हुआ है 20 अच्छा एक बात ऑप्शंस में मुझे ये बताओ ऑप्शंस में कहीं पे 5 है या नहीं है no. नहीं है ना अब जब 5 नहीं है तो सबसे छोटी वैल्यू है 5 ब्रेक का वेट 5 से तो कम होगा क्योंकि अगर आप ब्रेक का वेट 5 से बड़ा ले लें फर्ज करें एक ब्रेक अगर 5 न्यूटन से बड़ी है तो 5 न्यूटन ऐड करना पॉसिबल है या नहीं है नहीं है ना देखिए आप 2 ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं एक ब्रेक ऐड कर सकते हैं तो पहली बात 20 न्यूटन नहीं हो सकता 10 न्यूटन नहीं हो सकता बताओ 3 क्यों नहीं हो सकता 3 तो उससे कम है क्योंकि ब्रेक का वेट वो वैल्यू हो सकती है जिसको डिवाइड करो तो होल नंबर है आपके जितने भी वेट्स हैं ना देखें आपने ऐड किया ये लिख लो जरा आपने 20 ऐड किया आपने 10 ऐड किया बेटा थोड़ा सा रुक जाओ आपने 5 ऐड किया इसके अलावा कोई वैल्यू है 2.5 जो फोर्सेस की वैल्यूज आप ऐड करते हैं अगर आप उसको एक ब्रेक से डिवाइड करेंगे तो इट शुड बी अ होल नंबर इट शुड बी अ होल नंबर 20 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ रहा है 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ रहा है 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी डेसिमल आ रहा है या होल नंबर आ रहा है डेसिमल आ रहा है 2.5 से अगर डिवाइड करते हैं देखो 2 न्यूटन ओवर 2.5 बताओ कितना आ गया 4 नहीं बेटा 8 10 ओवर 2.5 कितना आ गया 4 5 ओवर
2.5 कितना आ गया? Two. 2। अच्छा, अब इसका रूल भी लिख लो। आंसर तो हो गया 2.5। अब हम अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। आंसर की एक्सप्लेनेशन क्या होगी? आंसर की एक्सप्लेनेशन होगी कि इफ ऑल द, आप थोड़ा सा वेट कर लो, इफ ऑल द स्टेप्स ऑफ एडेड लोड, स्टेप्स ऑफ एडेड लोड का क्या मतलब होगा? 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन जो हमने ऐड किया हुआ है। इफ ऑल द स्टेप्स ऑफ एडेड लोड आर डिवाइडेड बाय द weight of one brick, weight of one brick, इसको मैं स्मॉलेस्ट वेट कह सकता हूं? इसको मैं स्मॉलेस्ट वेट कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बेटा ब्रिक जो है, अगर हम ब्रिक्स ऐड करें तो ब्रिक क्या होगा? स्मॉलेस्ट वेट होगा। आइडेंटिकल ब्रिक्स, if all the steps of added load are divided by the weight of one brick, the smallest weight, then the answer should be decimal या whole number? Then the answer should be a whole number. इस बात को समझ भी लो। मतलब हमने जो वेट्स ऐड किए हैं 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, अगर हम उनको वेट ऑफ ब्रेक से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑल द वैल्यूज शुड गिव अ होल नंबर। कंफ्यूजिंग है या समझ आ गया? आ गया समझ? देखो आपने वेट्स ऐड किए हैं 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, जितने भी ऐड किए हैं। अब वेट ऑफ ब्रेक क्या होगा कि अगर आप उन वेट्स को, एडेड वेट्स को डिवाइड करते हैं वेट ऑफ वन ब्रेक से, तो आंसर होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम ब्रेक को तोड़ तो नहीं रहे ना। क्लियर ये बात? अहद अपना क्वेश्चन पूछो, कंफ्यूजिंग तो नहीं था ना? तो अगर इस तरह का टेबल गिवन हो और आपसे पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट वेट, बता लोगे? चलो अब भाग जाओ, अहद अपना क्वेश्चन। सर ये जो हम 20 को डिवाइड करें 2.5 से और आप कह रहे हैं कि हाँ आंसर होल नंबर आना चाहिए, ये हाँ, जो आंसर आ रहा है ये हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स बताएगा, इसलिए ये हमें होल नंबर नंबर ऑफ, होना हाँ हाँ चाहिए। हाँ हाँ, सही समझ रहे हो, ये हमें नंबर ऑफ ठीक है। ब्रेक्स बताएगा। और नंबर ऑफ ब्रेक्स जो है वो डेसिमल में तो नहीं हो सकता ना। देखो हमने नहीं ब्रेक्स सर। को, हमने आइडेंटिकल ब्रेक्स को ऐड किया है और उनको तोड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये आइडिया यूज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्रेक्स विल बी अ होल नंबर सिंस वी आर नॉट ब्रेकिंग द ब्रेक्स। तो ब्रेक का वेट क्या हो सकता है वो हमने किस तरह फाइंड करना है? जो हम वेट्स ऐड कर रहे हैं उसको हमने इन सारी वैल्यूज से डिवाइड करना है, जिसके साथ होल नंबर आंसर आ जाएंगे, वो वेट ऑफ वन ब्रेक होगा। कंफ्यूजिंग है या समझ ठीक आ है गया ये सर। बात? नहीं सर, समझ आ गया। हाँ बताओ, कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये जो आपके क्वेश्चन, ये जो तुमने लिखा है ये पढ़ो। ये सारे A student gives a method to find the limit of proportionality. That value just arrange. जस्ट आगे इसका चल रहा है ना, आगे अगले पेज पे इसका बताया हुआ है। बच्चे ने बताया कि आप क्या करो, ब्रिक्स ऐड करने की जगह लिक्विड ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा एग्जैक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक्स का जो वेट है वो स्टेप्स में चलेगा। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा फ्रीडम किस पे मिल रही है, ब्रेक्स के ऊपर या लिक्विड के ऊपर? तो उस बच्चे ने जो सजेशन दिया वो फिर ये देखो ना, ये है ना, फिर इसकी ये ड्राइंग बनी हुई है। तो वो कह रहा है इससे बताओ कि आप एग्जैक्ट वैल्यू क्यों फाइंड कर सकते हैं। मुझे बताओ जब हम ब्रेक्स से ऐड करेंगे